आज की कहानी है क्यों एक कठपुतली थी वह हमेशा ही टुकड़ों में बटी रही, दूसरों के हिसाब से जीने के लिए मजबूर, किसी अधबनी खंडित मूर्ति की तरह, जिसे कभी तो अपने मतलब के लिए तराश लिया जाता, तो कभी निर्जीव पत्थर की तरह संवेदनहीन मान उसकी उपेक्षा कर दी जाती। आज फला दुखी है तो उसे उसके दुख पर मरहम लगाना होगा। आज फला खुश है तो उसे अपने आंसुओं को पीकर जश्न में शामिल होना होगा। आज फलां के जीवन में झंझावात आया है तो उसे भी अपने जीवन की दशा बदल लेनी चाहिए। आज फलां की नौकरी छूटी है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। खंडित मूर्ति को अपने को संवारना सुनने में भी कितना अजीब लगता है। ऐसे में अपने पर खर्च करना फजूल खर्ची ही तो होता है। संपूर्णता वह कभी पा नहीं पाई। मूर्ति पर जब भी मिट्टी लगाई गई या रंग किया गया तो उसी पूरी तरह से या तो सूखने नहीं दिया या फिर कई जगह ब्रश चलाना आवश्यक ही नहीं समझा किसी भी फ्रंट पर। इसीलिए चाहकर भी वह संपूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि उससे जो कड़ियां जुड़ी थी, उससे जो संबंध जुड़े थे, उन्होंने उसकी भावनाओं को नरम घास पर चलने का मौका ही नहीं दिया। उनकी भी शायद कोई गलती नहीं थी। आखिर ढेर सारा पैसा कमाने वाली लड़की भी तो किसी एटीएम मशीन से कम नहीं होती है। फर्क इतना है कि एटीएम में कार्ड डालना होता है, जबकि उसके लिए तो मजबूरियों व भावनाओं का बटन दबाना ही काफी था। घर की बड़ी लड़की होना और उस पर से जिम्मेदारियों को सिर माथे लेना। ऐसे में कौन चाहेगा कि वह अपने सपनों को सच करने की चाह भी करे। दोष ना तो उसके माँ बाबूजी का है, ना उसके भाई का, और ना ही उसकी दो छोटी बहनों का। दोष है तो सिर्फ उसका। अपने ही हाथों अपने अरमानों को कुचलते हुए सबको यह एहसास दिलाते रहने की उसकी उस कोशिश का कि सबका ख्याल रखना उसका दायित्व है, और उसके लिए चाहे कितना ही खंड खंड होना बिखरना ही क्यों ना पड़े, वो तैयार है। ऐसे में उम्र की तरह जीवन भी अपनी गति से हाथ से फिसलता रहा। घड़ी की रफ्तार भी उसकी जिंदगी की तरह तेज है। 9 बज चुके थे। 9:15 की चार्टर्ड बस अगर छूट गई तो फिर 3 बसें बदलकर ऑफिस जाना होगा। मन हुआ कि एक बार शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारे, पर फिर अपनी सूती साड़ी की प्लेटों को ठीक कर ऐसे ही बाहर आ गई। जानती थी कि चेहरे के खत्म होते लावण्य और आंखों में बसी उदासी देख आईना भी उससे अनगिनत सवाल पूछने लगेगा। उस क्यों का जवाब देने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कोई तर्क। ऑफिस से आते समय अपने बाबूजी की ये दवाइयाँ ले आना, उनकी खांसी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ ने उसे पर्चा थमाते हुए ये कहा तो मन में सवालों के गुंजल चक्कर काटने लगे। क्या सोचने लगी? माँ ने फिर कहा, माँ, दवाइयाँ तो भुवन भी ला सकता है। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। क्यों? तुझे कोई दिक्कत है लाने में? उसे क्यों परेशान करती है? सारा दिन तो बेचारा पड़ता रहता है। और सुन, आज सब्जी नहीं बन पाई है। रोटियां पैक कर दी हैं, सब्जी कैंटीन से ले लेना। कागज़ में लिपटी रोटियां माँ ने उसे ऐसे थमाई मानो एहसान कर रही हों। भीतर फिर कुछ टूटा। अपनी ही माँ क्या ऐसा कर सकती है? स्वार्थ की ममता शायद ऐसी ही होती है। तभी तो उसके सामने और कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही बेटी की खुशी, ना ही उसकी पीड़ा। बस केवल एक डर मन में समाया रहता है कि कहीं अगर इसने अपनी जिंदगी को लेकर कुछ ख्वाब बुनने शुरू कर दिए या अपने सपनों को पंख देने की चाह उसके अंदर पैदा होने लगी, तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाबूजी की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? भुवन और दोनों बेटियों की पढ़ाई व शादी कैसे होगी? घर का खर्च और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कैसे होगा? उसे माँ बाबूजी की तकलीफ और मजबूरियाँ सब दिखाई देती थी, सब समझ भी आती हैं। इसीलिए वह भी बिना कुछ कहे उनकी डोर से बंधी कठपुतली की तरह नाचती रहती है। लेकिन बस एक ही कसक उसे टीस देती है कि सबकी खुशियों का ख्याल रखने वाली इस बेटी से माँ को वैसी ममता क्यों नहीं है जैसी बाकी तीनों बच्चों से। वह तो उनकी सौतेली बेटी भी नहीं है। सभी कहते हैं कि रिया की शक्ल बिल्कुल माँ से मिलती है। फिर वह क्यों उनके लाड प्यार से वंचित है? क्यों माँ उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती? ना ही उसे कभी अपने सवाल का जवाब मिल सकता, क्योंकि उसे सवाल पूछने का हक नहीं है। कौन यकीन करेगा कि इस जमाने में एक कमाने वाली आत्मनिर्भर लड़की भी इतनी असहाय हो सकती है?
इतनी बेचारी कि उसे अपनी ही कमाई के एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता हो। चार्टर्ड बस का सफ़र उसके लिए किसी राहत से कम नहीं होता है। घर के घुटन भरे माहौल की यातना से मुक्ति उसे यहीं मिलती है। हर तरह के कार्य क्षेत्रों से जुड़े लोग एक साथ आधे पौने घंटे का सफ़र हंसते गाते बिताते हैं। ये सच है कि थकावट आजकल हर इंसान की जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है, और यही वह समय होता है जब कुछ समय बैठने का अवसर मिलता है। चाहे तो आंखें मूंद कर अपनी दुनिया में लीन हो जाओ, या चैन से अपनी नींद पूरी कर लो, या फिर अपने घर ऑफिस की समस्या को बांट अपने मन को हल्का कर लो। कभी कभी तो बात करते करते समाधान भी मिल जाता था। बच्चों की समस्याएं चुटकी में सुलझ जाती थी, और दूसरों की परेशानियों के आगे अपनी परेशानी बौनी लगने लगती थी। किसी का जन्मदिन है तो मिठाई बट रही है, मंगलवार है तो प्रसाद बट रहा है। एक पूरी दुनिया ही जैसे बस में सिमट गई हो। रिया की कितनी ही सहेलियां बन गई हैं। रोज जिसके साथ बैठो उसके साथ आत्मीयता पनप ही जाती है। मेहा और सपना के एक साथ उसकी बहुत बन छनती है। हालांकि दोनों ही विवाहित और दो दो बच्चों की माँ हैं, फिर भी उनकी बातों का विषय केवल पति व बच्चों तक ही सीमित नहीं होता है। उनके साथ रिया हर तरह के विषय पर बिंदास हो बात कर सकती है। ले रिया, ढोकला खा, तेरे लिए खास बनाकर लाई हूँ। वैसे भी तुझे देखकर लग रहा है कि भूखी ही घर से आई है। सपना ने ढोकले का डिब्बा उसके सामने करते हुए कहा। तेरे जैसा ढोकला तो कोई बना ही नहीं सकता है। मेहा ने झट ढोकला उठाकर मुंह में डाल लिया। कुछ तो शर्म कर, ऑफर मैं रिया को कर रही हूँ और खुद खाने में लगी है। सपना ने उसे प्यार से झिड़का। अरे खाने देना, रिया ने कहा तो सपना हंसते हुए बोली। जब से बस में चढ़ी है तब से ही चिप्स खा रही है। पिछले 2 सालों में कितनी मोटी हो गई है। देख तो सीट भी कितनी घेर कर बैठती है। यह सुन मेहा ने उसे चिकोटी काटी। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए। बुझी बुझी सी मत रहा कर रिया। घर से निकले तो दुखों की गठरी वहीं दरवाजे पर छोड़कर आया कर। चल बाय, मेरा स्टैंड आ गया। सपना ने उसके कंधे पर आश्वासन का हाथ रखा। उसका भी स्टैंड अगला ही था। ऑफिस में वही एक सा रूटीन, बस एक ही तसल्ली थी कि यहाँ काम की कद्र होती थी, इसीलिए उसको तरक्की करते देर नहीं लगी थी। कॉरपोरेट ऑफिस में जिस तरह एक व्यवस्था व नियम के अनुसार काम चलता है, वही कल्चर यहाँ भी था। काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना जूनियर भी तेज़ी से आगे निकल जाएंगे। काम पूरा होना चाहिए, उसके लिए कैसे मैनेज करना है यह तुम्हारा काम है। मैनेजमेंट को उससे कोई मतलब नहीं। मार्केटिंग हेड होने के नाते कंपनी की उससे उम्मीदें न सिर्फ काम को लेकर जुड़ी हैं, बल्कि मुनाफे की भी वह उम्मीद रखती है। रिया कार रख सकती है, बेहतरीन सुविधाओं से युक्त घर में रह सकती है, और अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया बना सकती है, क्योंकि कंपनी उसे सुविधाएं देती है। पर रिया ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे बेहतरीन जिंदगी जीने का हक नहीं है। वह वैसे ही जीती है जैसे उसकी माँ चाहती है। सुविधाओं के लिए मिलने वाले पैसे माँ उसे अपने पर खर्च भी नहीं करने देती, बल्कि उनसे दोनों बहनों के लिए जेवर खरीद कर रखती हैं। और उसके लिए क्या माँ के मन में एक बार भी ये विचार नहीं आता कि इस बेटी के अंदर भी जान है? वह कोई बेजान मूर्ति नहीं है। उसके विवाह का ख्याल क्यों नहीं उसे परेशान करता? मैं जानती हूँ कि तू हमारी खातिर कुछ भी कर सकती है। अब जब लोग पूछते हैं कि तेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ, तो मैं यही समझाती हूँ कि तूने अपनी इच्छा से ब्याह ना करने का फैसला किया है, वरना क्या मैं तुझे कुंवारी रहने देती? आखिर अपने भाई बहन की कितनी चिंता है तुझे। माँ की यह बात सुनकर वह हैरान रह जाती। उसने आखिर ऐसा कब कहा? उससे कब उसकी इच्छा पूछी गई है? मैडम, मिस्टर दीपेश पांडे आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आपके कैबिन में उन्हें भेज दूं? इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। 5 मिनट बाद। दीपेश के आने से पहले खुद को संभालना चाहती थी वह। कंपनी ज्वाइन किए हुए हालांकि उसे अभी 2 महीने ही हुए हैं, पर अपनी काबिलियत और कन्विंसिंग करने की क्षमता के कारण वह कंपनी को करोड़ों का फायदा करा चुका है। कंपनी के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट को वही संभालता है। रिया से कोई 1-2 साल छोटा ही होगा, पर उसके सामने आते ही जिससे रिया की बोलती बंद हो जाती है। जब वह सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करता है, तो वह हड़बड़ा जाती है।
ऐसा लगता है मानो उसकी आंखें सीधे उसके दिल तक पहुंच रही हों, मानो वे उससे कुछ कहना चाह रही हों, मानो उसमें कोई सवाल छिपा हो। ऐसा नहीं है कि रिया को उसका साथ अच्छा नहीं लगता। उसका बात करने का अंदाज, हर बात पर मुस्कुराना और जिंदा दिली सब उसे भाता है, लेकिन अपने ओहदे की गरिमा का उसे पूरा ख्याल रहता है। पूरा ऑफिस उसकी इज्जत उसके काम के अलावा उसकी शिष्टता के लिए भी करता है। डिग्निटी को कैसे मेंटेन करके रखा जाता है, ये वे बखूबी जानती है। इन 2 महीनों में न जाने कितनी बार उसके साथ इंटरैक्शन हो चुका है, फिर भी बिना इजाज़त वह कमरे में नहीं आता। और रिया उसकी इस बात की भी कायल है। न जाने क्यों उसके हाथ बालों को संवारने लगे। बैग में से शीशा निकालकर उसने अपने को निहारा। 35 वर्ष की हो चली है, पर आकर्षण अभी भी है। इस खंडित मूर्ति को अगर नए सिरे से संवारा जाए तो इसमें भी जान भर सकती है। प्यार और एहसास जैसे शब्द उसकी जिंदगी के शब्दकोश में ना हो, ऐसा कहना गलत होगा। बस कभी उन पन्नों को खोलने की उसने हिम्मत नहीं की जिन पर वे लिखे हुए हैं। दीपेश से मिलने के बाद न जाने क्यों उसके अंदर उन पन्नों को छूकर पढ़ने की चाह जागने लगी है। इससे पहले भी कई पुरुषों ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उसे तब कभी ऐसा नहीं लगा कि वह उनके साथ किसी ऐसी राह पर कदम रख सकती है जो दूर तक जाती हो। पर मैम, कैन आई टेक योर 5 मिनट्स? दीपेश ने दरवाजे पर से ही पूछा। प्लीज डू कम इन, एंड बाय द वे, यू कैन कॉल मी रिया। यहाँ सभी एक दूसरे का नाम लेकर संबोधित करते हैं। थैंक्स रिया, तुमने मुझे कितनी बड़ी परेशानी से बचा लिया, वरना मैम कहते कहते मैं बोर होने लगा था। रिया उसके शरारती अंदाज को नज़रअंदाज न कर सकी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। माई गॉड, आप हंसती भी हैं। मुझे तो यहाँ का स्टाफ कहता है कि आपको किसी ने कभी हंसते हुए नहीं देखा। बट वन थिंग, आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। यू नो, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड ब्यूटी। उसकी बात सुन रिया फिर सीरियस हो गई। टेल मी, क्या डिस्कस करना चाहते थे? दैट्स बेटर। अब लग रहा है कि किसी सीनियर कलीग से बात कर रहा हूँ। उसके गंभीर हो जाने को भी दिपेश एक सॉफ्ट टच देने से बाज न आया। मन में उस समय अनगिनत फूल एक साथ खिल उठे। उनकी खुशबू उसे छूने लगी, उसे विचलित करने लगी। काश दिपेश यूं ही सामने बैठा रहे और वह उसे सुनती रहे। तो रिया, मेरे इस प्रपोजल पर आपकी क्या राय है? चौंकी वह। कुछ सुना हो तो राय दे। इस फाइल को यहीं छोड़ दो, एक बार पढ़कर फिर बताती हूँ कि क्या किया जाए। अपने को संभाल पाना इतना मुश्किल तो कभी नहीं था रिया के लिए। तो क्या पतझड़ में भी बाहर आ जाती है? आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बन ठन कर ऑफिस नहीं जाने लगी है। माँ ने उसे टोका तो सचमुच उसे एहसास हुआ कि वह अपने पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी है। बालों का जूड़ा कसकर बांधने के बजाय ढीला छोड़ देती है। अलमारी में बंद चटक रंगों की साड़ियाँ पहनने लगी है और बार बार शीशा देखने की आदत भी हो गई है। कोई ऐसा काम न करना जिससे हमारी बदनामी हो। तेरी दोनों बहनों की शादी भी करनी है। माँ ने कहा तो उसका मन पहली बार विरोध करने को आतुर हो उठा। और मेरी? अच्छा माँ, सच कहना, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? रिया माँ से कैसे बात कर रही है? बाबूजी का स्वर गूंजा तो पल भर को उसका विरोध डगमगाया, लेकिन फिर जैसे भीतर से किसी ने हिम्मत दी, शायद उन्हीं सतरंगी फूलों ने। बाबूजी, आखिर क्यों मेरे साथ माँ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे मैं? उसके शब्द आंसुओं में डूबने लगे। उसकी मजबूरी है बेटा, वे ऐसा ना करे तो ये घर कैसे चले? तेरी कमाई है तो घर चल रहा है, बाकी और 4 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वह तुझे लेकर स्वार्थी हो गई है, ताकि कहीं तेरा मोह, तेरे प्रति उसकी ममता उसे तुझे अपनी जिंदगी जीने देने की आज़ादी न दे दे। उसने माँ को देखा। उनके दर्द से भीगे आंचल में उसके लिए भी ममता का सागर लहरा रहा था। फिर क्या करे वह? एक तरफ उसकी उमंगें उसे दिपेश की ओर धकेल रही हैं, तो दूसरी ओर माँ की उससे बंधी आस उसे अपने को खंडित और अधूरा बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही हैं। क्या वह कभी पूर्ण होकर नहीं जी पाएगी? क्या उसे अपनी खुशियों के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है? अपनी जिंदगी को रंगों से भरने की चाह क्या उसे नहीं है? लेकिन वह ये सब क्या सोचने लगी? दीपेश को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती है वो? उसने तो खुलकर क्या, अप्रत्यक्ष रूप से भी कभी यह प्रदर्शित नहीं किया कि रिया को लेकर उसके मन में कोई भाव है।
शायद वही अब अपनी अधूरी जिंदगी से ऊब गई है, या शायद पहली बार किसी ने उसके मन के तारों को छुआ है। मेरा प्रपोजल पसंद आया। अगर आपकी तरफ से ओके हो तो मैं इस पर काम करना शुरू करूं। दिपेश का आज बिना इजाज़त लिए चले आना उसे अजीब तो लगा, पर एक अधिकार व अपनेपन की भावना उसे सिहरा गई। प्लीज़ गो अहेड, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा। आज शाम के गेट टुगेदर में तो आप आ ही रही होंगी ना। मार्केटिंग की फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स वहाँ एकत्र होंगे। आना ही पड़ेगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, वरना मुझे इस तरह की पार्टियों में जाना कतई पसंद नहीं है। पार्टी में मार्केटिंग से जुड़े हर पहलू पर बात करते करते कब रात के 11 बज गए, इसका उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। माँ तो आज अवश्य ही हंगामा कर देंगी। वैसे भी आज जब वह तैयार हो रही थी तो उन्होंने कितना शोर मचाया था। उसने गुलाबी शिफॉन की साड़ी के साथ मैचिंग मोतियों की माला पहनी थी। उसकी सुराहीदार गर्दन पर झूलता ढीला जूड़ा और मेकअप के नाम पर सिर्फ माथे पर लगी छोटी सी बिंदी के बावजूद उसकी सुंदरता किसी चांदनी की तरह लोगों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। काम के नाम पर रात को घर से निकलना न जाने कैसा फैशन है। माँ की बड़बड़ाहट की परवाह न करने की हिम्मत उस समय रिया के अंदर कैसे आ गई थी वह नहीं जानती। इसीलिए हाई हील की सैंडल उनके सामने जोर से चटकाते हुए वह उनके सामने से निकली थी। कैसे जाएंगी आप? मैं आपको छोड़ दूं? दीपेश ने पूछा तो वह मना नहीं कर पाई। और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि कंपनी में ऐसा कोई नहीं था जो उससे इस तरह का सवाल करने की हिम्मत कर पाता। गलती उसी की थी जिसने अपने ऊपर गंभीरता का लबादा ओढ़ा हुआ था। केवल काम की बातों तक ही सीमित था उसका अपने कलीग से व्यवहार। कार में कुछ देर की खामोशी के बाद दीपेश बोला, रिया जानती हो, मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की? दीपेश के अचानक इस तरह के सवाल से हैरान रिया ने उसे देखा। मैं चाहता था कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो समझदार व मैच्योर हो, मेरे काम और मेरे परिवार को समझ सके, ताकि बैलेंस करने में ना उसे कोई दिक्कत आए ना मुझे। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरी खोज पूरी हो गई है, पर तुम अपने आप में इतनी सिमटी रहती हो कि तुमसे कुछ कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। तुम्हारे प्रति यह लगाव कोई कच्ची उम्र का आकर्षण नहीं है, एक एहसास है जिसे प्यार के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर की स्थितियों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी की राह पर चलना पसंद करोगी? एक बार मजबूत होकर तुम्हें फैसला लेना ही होगा। हम दोनों मिलकर तुम्हारे परिवार को संभालें तो। रिया चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच उसकी जिंदगी में रंग भर सकते हैं। क्या सचमुच अपूर्ण खंडित इस मूर्ति के अंदर भी लहू का संचार हो सकता है? उसका घर आ चुका था। दीपेश ने जाती हुई रिया का आगे बढ़कर हाथ थाम लिया। माँ को बालकनी में खड़ी देख अचकचाई रिया, पर दीपेश की हाथों की दृढ़ता ने उसे संबल दिया। अपना दूसरा हाथ दीपेश के हाथ पर रखते हुए उसने दीपेश को देखा। रिया की आंखों में स्वीकृति के असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। घर के अंदर कदम रखते हुए माँ को सामने खड़े देख रिया ने उन्हें ऐसे देखा मानो अपना फैसला सुना रही हो। उसके चेहरे पर लालिमा बन छाई खुशी और उसकी आंखों में झिलमिलाते रंगीन सपनों को देख माँ कुछ नहीं बोली, बस उसे अपने कमरे की ओर जाते देखती रही। उसने अपनी बेजान सी बेटी के अंदर प्यार से सजे प्राणों का संचार होते जैसे देख लिया था। वे जान गई थी कि अब नहीं रोक पाएंगी वे उसे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।